वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। न्यू यॉर्क का स्टैचू ऑफ लिबर्टी दुनिया भर में पहचाना जाता है और इसी शहर की एक और शनाख्त है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जिसकी छत से हर साल लाखों टूरिस्ट न्यू यॉर्क का नज़ारा करते हैं। लेकिन अब शहर की इस बुलंद तरीन इमारत के मालिकान ने एक ऐसा फैसला किया है जिसके बाद आम लोग सिर्फ टूरिस्ट के तौर पर ही नहीं बल्कि इस बिल्डिंग के मालिक बनकर भी इसमें दाखिल हो सकते हैं। और ये होगा कैसे, बता रहे हैं मोहम्मद आतिफ। 1931 में तामीर मुकम्मल होने के बाद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 40 साल तक दुनिया की सबसे बुलंद इमारत थी। तकरीबन एक दिहाई पहले मैल्किन्स खानदान ने इस इमारत को खरीदा था, मगर गुज़श्ता हफ्ते मैल्किन्स ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में कागजात जमा करवाए, जिनके मुताबिक शायद वो इसे ऐसी कंपनी में तब्दील कर दें जिसके हिस्सेस की स्टॉक मार्केट में खरीदो फरोख्त की जा सकती हो। इसकी तफसीलात अभी नहीं आई, लेकिन न्यूयॉर्क में स्टेट एजेंट्स की तंजीम की बानी ट्रीसा मार्टिन कहती हैं कि ये एक अच्छा मौका है, मगर हैरान है कि इस इमारत के मालिक ऐसा क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें माली मुश्किलात दरपेश हों और वो कुछ रकम इकट्ठी करना चाहते हों, लेकिन इसका ये मतलब भी हो सकता है कि वो किसी नए कारोबार के लिए रकम जमा करना चाहते हों। वो लोग जिनके दफातर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में हैं, उन्होंने इमारत के स्टॉक्स को फरोख्त करने के बारे में कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन ऑफ कैमरा बेशतर ने इस 80 साल पुरानी इमारत में खराब लिफ्ट समेत कई दीगर शिकायत की। मैल्किन खानदान ने इमारत को बेहतर करने पर $5 करोड़ खर्च किए हैं, जिसमें इमारत को माहौल दोस्त बनाने के लिए 6,500 खिड़कियां भी तब्दील की गई हैं। ट्रीसा मार्टिन कहती हैं कि ये आम लोगों के लिए सरमायाकारी का अच्छा मौका है। क्या मैं $2 लाख की शेयर खरीद सकती हूँ? शायद नहीं, मगर मुझे इसका कुछ हिस्सा मिल जाएगा। इमारत पर रात के वक्त आमतौर पर मुख्तलिफ रंगों की लाइट्स जगमगा रही होती हैं। इमारत को हिस्स मार्केट में ले जाने वाली डील में शामिल एक शख्स का ये कहना है कि ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि अगर इमारत के स्टॉक्स फरोख्त किए जाएं तो इस पर हरे रंग की बत्तियां लगाई जानी चाहिए, क्योंकि अमरीकी करेंसी का रंग भी यही है। पीटर फिडेंस्की के साथ मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA। वेरी इंटरेस्टिंग। इन दिनों अमेरिका में क्रिसमस की तैयारियां अपने उरूज पर हैं और बहुत से घरों, दुकानों और इमारतों में बड़ी मेहनत से सजाए गए बहुत खूबसूरत क्रिसमस ट्रीज नजर आ रहे हैं। लेकिन मदीहा अनवर बता रही हैं कि यहाँ ये बहस भी जारी है कि अगर अमेरिका एक सेक्युलर मुल्क है तो क्या सरकारी सतह पर क्रिसमस मनाना और क्रिसमस ट्री की सजावट के लिए अवाम का पैसा इस्तेमाल करना दुरुस्त है भी या नहीं। क्रिसमस का दरख्त क्रिसमस की सबसे बड़ी निशानी समझा जाता है, मगर अमरीकी रियासत रोड आइलैंड के स्टेट हाउस में रखे गए क्रिसमस के दरख्त को गवर्नर शेफी ने क्रिसमस ट्री की बजाय हॉलिडे ट्री या छुट्टियों के दरख्त के नाम से मौसूम किया है। हर मजहब को मानना हमारे माशरे की खसूसियत है। दरख्त के नाम में बदलाव माशरती तब्दीलियों की तरफ इशारा करता है। क्रिसमस ट्री के नाम की तब्दीली पर कुछ अमरीकी नाला भी दिखाई देते हैं। यही वजह है कि गवर्नर शेफी के दफ्तर में हजारों अमरीकियों ने टेलीफोन पर क्रिसमस ट्री के नाम की तब्दीली पर अपना एतराज नोट कराया। जैनिस क्राउस अमरीका में ईसाई खवातीन की अवामी पॉलिसी से मुताल्लिक सबसे बड़ी तंजीम की तर्जुमान हैं। वो लोग जो सकाफती हम आहंगी और माशरती तनव्वुर की बात करते हैं, वही क्रिसमस के त्यौहार को ख़त्म करना चाहते हैं। अमेरिका में रहने वाले तकरीबन 80% लोग ईसाई हैं और क्रिसमस का त्यौहार हजरत ईसा की सालगिरह की खुशी में मनाते हैं। अमेरिका में हर किसी को अपने अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। इसी तरह क्रिसमस मनाना ईसाइयों का हक है, जिसके अपने मुरवजा तरीके हैं। एरिका सीमन वाशिंगटन की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में अमरीकी माशरे में मजहब की अहमियत का मजमून पढ़ाती हैं। उनका कहना है कि क्रिसमस ट्री दरअसल रियासत और कलीसा के दरमियान फर्क की बहस को नुमाया करता है, जो अमरीकी कानून में वाज़े है। क्रिसमस ट्री को हॉलिडे ट्री कहना अमेरिका से मजहब या क्रिसमस को बाहर निकालने की कोशिश नहीं, बल्कि एक एहतियात है कि सरकारी सतह पर कोई मजहबी अलामत रियासती उमूर के साथ वाबस्ता न हो। मगर अमेरिका में कुछ लोगों के लिए क्रिसमस का दरख्त दरअसल ईसाइयत की पहचान है। मेरे लिए इस महीने की तमाम तैयारियां हजरत ईसा की जानिब इशारा करती हैं। सीमन का कहना है कि क्रिसमस के दरख्त को छुट्टियों के दरख्त का नाम देना गवर्नर लिंकन शेफी की जानिब से इस दरख्त को हर किसी के लिए इनफरादी सतह पर मजहब की एक अलामत ना बनाने की कोशिश हो सकती है। अमरीका जैसे माशरे में जहाँ बहुत से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हम आहंगी से रहते हैं, रियासत की जानिब से ये फैसला मजहब और रियासती उसूलों को अलग अलग रखने की कोशिश है। अमरीका में इस बहस से क़तई नज़र दिसंबर में क्रिसमस के मुख्तलिफ अंदाज से सजाए गए दरख्त आने वाले त्यौहार की नवीद देते दिखाई देते हैं।
کارلا بیب کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA۔ یہ تو آپ مانتے ہوں گے کہ انسان کا نام اس کے کام کے ذریعے زندہ رہتا ہے، اور اگر وہ انسان ایک ایسا آرٹسٹ ہو جس کا کام میوزیمز میں رکھا گیا ہو تو کیا ہی بات ہے۔ ایسے ہی ایک آرٹسٹ ہیں میکسیکو کے ڈیگو ریویرا۔ ان کا انتقال تو 1950 میں ہو گیا تھا، لیکن 1931 میں انہوں نے نیو یارک کے میوزیم آف ماڈرن آرٹ کے لیے جو شاہکار بنائے تھے وہ ایک مرتبہ پھر ڈسپلے کیے جا رہے ہیں، اور ثاقب الاسلام ہمیں بتا رہے ہیں ڈیگو ریویرا کی زندگی اور ان کے کام کے بارے میں کچھ دلچسپ فیکٹس۔ میکسیکو سے تعلق رکھنے والے میورل آرٹسٹ ڈیگو ریویرا کا کردار سال 2002 میں منظر عام پر آنے والی ایک فلم فریدا میں الفریڈ مولینا نے ادا کیا ہے۔ ڈیگو ریویرا ایک کمیونسٹ تھے اور انہوں نے اس حوالے سے بہت زیادہ کام کیا۔ آج ان کی وفات کے 80 سال کے بعد بھی ڈیگو کا کام نیو یارک کے میوزیم آف ماڈرن آرٹ میں موجود ہے، جہاں 1931 میں ان کے بنائے گئے 5 بڑے میورلز رکھے گئے ہیں۔ ان میورلز میں ڈیگو کی میکسیکو کی تاریخ میں دلچسپی بھی جھلکتی ہے اور ان کی سرمایہ دارانہ نظام اور نو آبادیاتی نظام سے نفرت بھی۔ میوزیم کی منتظم لیا ڈیکرمین: انہوں نے ایسی تصویر کشی کی جس نے لوگوں کو موجودہ دور میں معاشرے اور طبقاتی نظام کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا۔ اس کی ایک مثال یہ میورل ہے جس کا نام فروزن ایسٹس ہے، جس میں نیو یارک کی اونچی عمارات دکھائی گئی ہیں اور ان کے نیچے ڈیگو کی طبقاتی نظام کے بارے میں سوچ۔ آپ دیکھیں کہ موجودہ دور کی تمام مشہور عمارات کو وہ ایک مختلف طریقے سے پیش کر رہے ہیں، اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے روزگاروں کے لیے شیلٹر ہے، اور اس کے نیچے ایک بینک ہے جہاں شہر کے امیر ترین افراد اپنی دولت کا حساب کتاب کرنے کے انتظار میں ہیں۔ اس سال نومبر میں شروع ہونے والی اس نمائش میں لوگوں کی دلچسپی بہت زیادہ رہی ہے۔ فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والی ایک تاریخ دان اینا لوپس کہتی ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیگو کا پیغام آج کے دور میں بھی اہم ہے اور غیر متعلق نہیں۔ ان کا کام آج بھی بہت سی مختلف وجوہات کی بنا پر لوگوں کے قریب ہے، اور یہاں آنے والے بھی اس بات سے متفق نظر آئے۔ وہ جو کچھ بھی دکھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ عام آدمی کی بہتری میں ان کی دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی وہ یہی سب دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمائش میں ان کی بنائی ہوئی واٹر کلرز کی پینٹنگز بھی شامل ہیں، جس میں سے کچھ انہوں نے ماسکو میں بنائی تھیں۔ ان میں سے ایک ڈیگو کی ایک بہت مشہور پینٹنگ بھی شامل ہے جو مین ایٹ کراس روڈز کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس پینٹنگ کو راکفیلر فیملی نے مینہٹن میں قائم راکفیلر سینٹر میں رکھنا تھا، لیکن اس میں ایک کردار پر اعتراض کیا تھا، اور فلم فریدا میں دکھایا گیا ہے کہ ڈیگو نے اس کردار کو ختم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس پینٹنگ کو تلف کر دیا گیا تھا۔ میرے خیال سے مسئلہ ریل اسٹیٹ ایجنسی کا تھا، کیونکہ یہ ایک عوامی تصویر تھی اور یہ جگہ ایک سرمایہ دارانہ نظام کے گڑھ میں ہے۔ ڈیگو نے واپس میکسیکو جا کر اسی طرح کا ایک اور میورل بنایا اور اسے میکسیکو میں نمائش کے لیے رکھا۔ کیرولین ویور کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ یہاں پر ایک بریک، جس کے بعد عبدالعزیز خان آپ کو بتائیں گے کہ آرکٹک سرکل میں کچھ دن گزارنا ان کے لیے کیسا رہا۔ سو اسٹے ود اس۔